स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 विज्ञान यानी साइंस का जो आपका एग्जाम होगा 5 जुलाई को, उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 3 नंबर वाला प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जहां भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आपका जो 3 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा वो सेक्शन बी में पूछेगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपका जो 8 से लेकर 14 तक का जितना भी प्रश्न है 3 नंबर वाला प्रश्न रहेगा। और इस वीडियो का हर एक प्रश्न अच्छी तरह से देखिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपका जो प्रश्न पूछता 8 नंबर का कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु है अगर वो गति कर रहा है तो उसमें उपस्थित जो ऊर्जा उसी को गतिज ऊर्जा कहेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु की गति पर निर्भर करता है और वस्तु का द्रव्यमान पर। ठीक है, तो वस्तु का गति और वस्तु का द्रव्यमान जहां भी आपको न्यूमेरिकल में भी दिखे तो आपका जो फॉर्मूला गतिज ऊर्जा लग जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका होता है हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। ठीक है, एम आपका जो गति वस्तु का द्रव्यमान है, वी आपका वस्तु का गतिज। और जहां भी आपका जो गति और द्रव्यमान दिखता है वहां पर आपको जो सिंपल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देना। कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल का एक वीडियो आएगा जिसमें आपको सभी प्रकार का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। किसको किसको न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो 9 नंबर का जो प्रश्न पूछता है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करना। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। उत्तर इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। पहले देखें तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचलित होती है, ठीक है, और माध्यम के कण जो है तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी जब भी किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग जो है संचलित होता है, ठीक है, और उसका जो कण है समांतर कंपन करता है, इस प्रकार का जो कंपन करता है इसी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। और अनुप्रस्थ तरंग जो इसका जो है देख लीजिए आपको किस प्रकार इसमें बताया गया। एकदम थोड़ा सा इसमें जो आपको अंतर दिखेगा आपको आगे पता चल जाएगा। तो अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचलित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में इसमें सिर्फ लंबवत कंपन करती है, तब इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो आपको इसमें दोनों में डिफरेंट यही है कि आपका अनुप्रस्थ तरंग जो लंबवत कंपन करता है और अनुदैर्ध्य तरंग जो समांतर कंपन करता है। बाकी सब पैटर्न इसका सेम है, सिर्फ यही 2 चेंज है इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और आपको जो गड़बड़ाना नहीं है इसमें। आगे देखिए आपका 10 नंबर पूछता मोल में बदले। ठीक है, मोल में आपको बदलना है तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, क्या तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदले। तो मोल में बदलने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो मोल बराबर आपका होता है मोल बराबर कि दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान यानी छोटा एम और बटा में बड़ा एम यानी मोलर द्रव्यमान। इसको बोलेंगे दिया गया द्रव्यमान, इसको बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और मोल आपका जो 12 ग्राम मतलब मोल आपको जो निकालना। ठीक है, मोल निकालना है और छोटा एम आपको जो 12 ग्राम दिया है। और ऑक्सीजन गैस का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो ऑक्सीजन गैस जहां भी आपको मोल में निकालने के लिए बात करता है तो O2 लगा दीजिए। ठीक है, O2 लगाना। और ऑक्सीजन जो आपका है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। गुना में 2 है, 2 को गुना कर दीजिए, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान कितना निकला यानी बड़ा एम आपका 32 निकला। अब तो आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मोल बराबर आपका निकालना है। देखिए आपको जो है पहले सबसे पहले मोल लिखिए। ठीक है, मोल बराबर क्या होगा तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी छोटा एम कितना है तो छोटा एम आपको जो है 12 दिया है। और आप अभी हम लोग क्या मोलर द्रव्यमान कितना निकाले तो आपका मोलर द्रव्यमान अभी जो है हम लोग 32 निकाले। और इसको अगर आप काटिएगा तो आपका आंसर जो है
0.375 आएगा, ये आपका मोल आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए आपका इसी में बी नंबर में पूछता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले छोटका एम आपको जब 22 ग्राम दिया, बड़ा एम निकालना है, तो बड़ा एम आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। सी माने हो गया कार्बन, ओ माने आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी पूरा सूत्र है। तो सी यानी कार्बन का जो आपका जो इसको सबसे पहले आपका जो परमाणु द्रव्यमान जो 12 होता है तो 12 लिखिए, और O2 यानी ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, प्लस में देकर 16 लिखिए, गुना में 2 है इसको 2 लिख दीजिए, 12 को 12 लिख दीजिए, और आपका जो है यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 16 दूना कितना होता है 32 होता है, और 12 और 32 को आप जोड़ेंगे 12 और 32 को तो आएगा आपका जो है 44 आएगा। ठीक है, 44 आएगा, ये आपका मोलर द्रव्यमान निकला, तो अब तो आपका मोल निकल जाएगा। तो मोल बराबर आपको लिखना, मोल बराबर में आपको क्या देना, तो 22 देना क्योंकि आपका छोटा एम दिया था, और 12 एम मोलर द्रव्यमान आपका जो 44 निकला। इसको काटिए तो 22 दूना 44 होता, ऊपर में 1/2 आ गया, और इसको डिवाइड करने पर पूर्णांक में 0.5 आएगा, यही आपका मोल निकलेगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे देखिए 11 नंबर का जो पूछता है कि 10 मोल जो आपका जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मोल दिया, कितना दिया 10 को दिया, मोल दिया है, और आपको जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है आपका जल का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो H2 जो है H2O का, इसको सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो H मतलब आपका हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का आपका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, गुना में 2 है तो आप यहाँ गुना में लिख दीजिए 2, और प्लस में O है, सिर्फ O है तो यहाँ 16 लिख दीजिए। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस में 16 दे दीजिए, 16 और 2 कितना होता है, 16 2 18 होता है, बड़ा एम आपका 18 निकल कर आ गया, और मोल आपका 10 दिया है, और पूछा है छोटका एम पूछा है तो ऊपर में लिखिए, और नीचे मोलर द्रव्यमान आपका 18 था, और एम बराबर आपका जो 18 गुना में 10 हो जाएगा, और 18 गुना 10 करिएगा तो 180 आपका जो क्या तो दिया गया द्रव्यमान, यानी छोटा एम आपका जो 180 निकल कर आएगा। ठीक है, इसको नोट करके बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की ओर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए आपका जो 12 नंबर पूछता है, उदाहरण के साथ परिभाषित करें किसको, तो आपको संयुक्ता को ए में दिया। ठीक है, इसमें आपको 2 पूछेगा, ए और बी पूछेगा, तो सबसे पहले ए को हम लोग देखेंगे। तो संयोजकता किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यानी आपको संयोजकता किसी भी तत्व है, ठीक है, किसी भी तत्व में जब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, या ग्रहण या त्याग या किसी से ले लेता है या किसी को त्याग कर देता है, इसी को संयोजकता कहते हैं। मान के चलिए आपको यहाँ पर आपको जो है किसी तत्व के आपको बताते हैं, मान चलिए सोडियम। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सबसे पहले इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सोडियम का बाह्य कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इलेक्ट्रॉन है तो 4 से कम है। ठीक है, 4 से कम है तो ये त्याग कर देगा। अगर 4 से ज़्यादा होता, मान चलिए यहाँ 5 होता अंतिम कक्ष में, तो ये ले लेता यानी ग्रहण कर लेता है यहाँ पर, लेकिन 4 से कम है 1 है तो ये त्याग कर देगा। त्याग कर दिया तो यहाँ पर इसका जो प्लस चार्ज हो गया यानी Na सोडियम का प्लस हो गया, इस पर आयन चढ़ गया, तो यही आपका जो इसमें क्षमता किसको कहते हैं, संयुक्ता है आपका यहाँ 1 निकल कर आया। ठीक है, एक आपका बाह्य कक्ष का संयुक्ता 1 निकल कर आया। जैसे कि हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयुक्ता 1 होती है। जितना इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में 4 से कम है या मान चलिए 4 से ज़्यादा है, वह त्याग करने या ग्रहण करने को संयुक्ता कहते हैं। ठीक है, जितना भी त्याग किया जितना भी ग्रहण किया उसी को संयोजकता कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया तो इसको आपको यहाँ से नहीं लिखना। ठीक है, काट दीजिए, इसको नहीं लिखना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका बी में पूछा था संभारिक। ठीक है, संभारिक क्या होता है, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उन्हीं के परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को संभारिक कहते हैं। सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु को संख्या आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, परमाणु संख्या किसको कहते हैं। मान के चलिए किसी तत्व को हम लोग लेके चलते हैं,
हाइड्रोजन ही को लेके चलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु देखिए, सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर होता है, परमाणु संख्या नीचे होता है। और जिसमें परमाणु द्रव्यमान एक है, समान है, मान के चलिए इसमें आपका जो हाइड्रोजन का इसमें तो नहीं होगा, लेकिन आपको समझ के चलना कि मान चलिए शुरू में आपको जो ऊपर वाला में परमाणु द्रव्यमान है, नीचे का परमाणु संख्या, और परमाणु द्रव्यमान कहीं अलग अलग तत्वों का जो बराबर होता है उसी को कहते हैं समभारिक कहते हैं, ठीक है, समभारिक कहते हैं। और इसका समस्थानिक उल्टा हो जाएगा, जिसमें परमाणु संख्या जो बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो इसमें डिफरेंट सिर्फ यही है। उदाहरण के लिए कार्बन नाइट्रोजन दोनों का परमाणु का भार 40 है, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, अतः कार्बन तथा नाइट्रोजन समभारिक है। यानी कार्बन और नाइट्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला है जो आपका इसका C40, और नाइट्रोजन का भी 40, इसका जो द्रव्यमान 1 है, और इसका जो आपका मान के चलिए किसी प्रकार इसका जो परमाणु संख्या अलग है, इसका मान चलिए 1 है, इसका 3 है, तो ये अलग अलग है, और आपका परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो इसी को कहते हैं समभारिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका जो 13 नंबर है कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है, ठीक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीकाकरण व वैक्सीन कहते हैं, टीका व वैक्सीन। मतलब कि आपके शरीर में किसी भी बीमारी को रोकने के लिए टीकाकरण दिया जाता है, चाहे वैक्सीन को किसी भी रूप में शरीर में भेजा जाए, हो सकता है कि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए, इंजेक्शन के माध्यम से इसका आपके शरीर में डाली जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। मतलब कि टीकाकरण आवश्यक क्यों होता है, सिंपल लाइन में लिखेगा, टीकाकरण हमारे शरीर में बीमारियों को रोकने के लिए एक जो किसी प्रकार का दवाई है जिसके कारण हमारे शरीर में टीकाकरण की सहायता से किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है और इसे कम किया जा सकता है, इसी को कहते हैं टीकाकरण। अपना भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट आपका देखिए जो 14 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पादपों का अवशोषण योग नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया राइबोसोम जीवाणु के द्वारा होता है। राइबोसोम जीवाणु एक नाम, जो राइबोसोम जो एक जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। और इसी प्रकार टोटल आपका जो यहाँ पर 7 क्वेश्चन कराएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और 5 नंबर वाला प्रश्न को वीडियो किसको किसको चाहिए एक बार कमेंट में जरूर बताएगा, और जहाँ भी दिक्कत होता है न्यूमेरिकल भी किसको किसको चाहिए कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।